कभी कभी ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो केवल एक जीवन नहीं जीते, एक पूरे युग को जगा देते हैं। ऐसे ही एक युग दृष्टा थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने भारत को मध्ययुगीन अंधकार से निकालकर आधुनिकता की ओर मोड़ा था। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। अंतर यात्रा चैनल के तहत ही विचार यात्रा की श्रृंखलाएं प्रत्येक शनिवार को आती हैं, जिसमें हम 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी के महान विचारकों के विचार सुनते समझते हैं, उनके आज की प्रासंगिकता पर भी चर्चा करते हैं। आरंभिक 13 कड़ियों में हमने विदेशी विचारकों के विचार सुने समझे जाने थे। 14वीं कड़ी में हम स्वामी विवेकानंद, 15वीं कड़ी में श्री रामकृष्ण परमहंस और आज 16वीं कड़ी है राजा राम मोहन रॉय के नाम। चलिए विस्तार से समझते हैं। युग पुरुष थे, युग दृष्टा थे, आधुनिक भारत के निर्माता थे राजा राम मोहन रॉय। 19वीं सदी का भारत धर्म के नाम पे कुरीतियां, समाज के नाम पे शोषण और शिक्षा के नाम पे अंधकार। स्त्रियां जीवित होते हुए भी सामाजिक मृत्यु झेल रही थीं। समाज ठहर चुका था, जैसे विचारों की धारा ही सूख चुकी हो। ऐसे में एक व्यक्ति उठा जिसने भारतीय समाज की जड़ता को चुनौती दी, राजा राम मोहन रॉय। वह युग था जब समाज धर्म ग्रंथों की व्याख्या में बंधा हुआ था। सती प्रथा को धर्म का आदेश माना जाता था। विधवाओं का जीवन केवल अपमान और त्याग में बीतता था। शिक्षा केवल ब्राह्मण पुरुषों तक ही सीमित थी और तर्क विचार तो घोर पाप समझे जाते थे। भारत एक मानसिक गुलामी में जकड़ा था, जहां प्रश्न पूछना भी विद्रोह था। ऐसी ही स्थिति थी जब राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर गांव में एक परंपरागत कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ फारसी, अरबी, अंग्रेजी और बंगाली यानी 5 भाषाओं में गहन अध्ययन करके पारंगत हासिल किया था। बनारस में उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया और फारसी के माध्यम से इस्लामी चिंतन को भी समझा। उनके मन में हमेशा ये प्रश्न रहता था कि क्या सत्य केवल हमारे ही धर्म ग्रंथों तक सीमित है या वह हर मनुष्य के हृदय में भी अवस्थित है। उन्होंने धर्मों को सिर्फ पढ़ा और समझा ही नहीं, बल्कि उनके पार जाकर विवेकपूर्ण मनन की क्षमता भी विकसित कर ली और यहीं से आरंभ हो गया भारतीय पुनर्जागरण का बीज। उन्होंने उपनिषदों के एकेश्वरवाद को अपनाया और मूर्ति पूजा और कर्मकांड को उन्होंने मानव निर्मित जाल बताया। ईश्वर तो एक है, सर्वव्यापक। राम मोहन ने पश्चिमी तार्किकता और भारतीय आध्यात्मिकता को जोड़ा। उनके लिए ईश्वर एक था और सत्य की खोज ही मनुष्य का धर्म। उन्होंने कहा कि धर्म अंधविश्वास नहीं है, तर्क और करुणा का संगम है ये, और इसी सोच ने उन्हें अपने युग से आगे के युग का व्यक्ति बना डाला। उन्होंने अपने इन विचारों के आधार पर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, एक ऐसा समाज जो कहता है कि सभी धर्मों का मूल एक ही है, सत्य और प्रेम। यह विचार उनके द्वारा लिखित पुस्तक तहफुतुल मवाहिदीन में पहली बार विस्तार से देखा गया था। राजा राम मोहन रॉय ने आरंभ किया सती प्रथा का विरोध। यहीं से उनका कर्म पुरुष का स्वरूप प्रारंभ हुआ। तीव्र आंदोलन। उन्होंने सती प्रथा को नारी की हत्या कहा, न कि धर्म का कार्य। कोई विरोध खड़ा नहीं हो सका उनके सामने। अंग्रेजी शासनाधिकारियों के साथ कई राउंड की बैठकें की उन्होंने और कन्विंस किया उन्हें कि यह पाप है।
और तब जाके 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पूर्ण रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। यह भारत के सामाजिक सुधार का पहला बड़ा कानून था। इसने अंग्रेजी शासन की पूरी शासन प्रणाली का आधार ही बदल डाला था। उनके सामाजिक सुधार यहीं नहीं रुके। समाज में औरतों के विरुद्ध सभी तरह की कट्टरवादिता, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह का उन्होंने विरोध किया और महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति में अधिकार की भी वकालत की। विधवा पुनर्विवाह की प्रथा भी उन्होंने न सिर्फ समर्थन की बल्कि चालू भी किया अपने आश्रमों में। शिक्षा के महत्व को उन्होंने समझा कि आधुनिक शिक्षा ही असली मुक्ति का साधन है और आंग्ल हिंदू स्कूल तथा हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वे चाहते थे कि भारतीय युवक विज्ञान, गणित और दर्शन तीनों में ही दक्ष हों। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य रोजगार नहीं बल्कि विवेक का विकास था। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज के साथ साथ कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। उनकी यही सोच मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी में बाद में परिवर्तित हुई। वे प्रथम जागरण पुरुष थे। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वे ब्रिटिश शासन से लगातार जूझते रहे थे। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने प्रेस सेंसरशिप अध्यादेश लागू किया तो राम मोहन बड़े मुखर होकर विरोध किए इसका। बंगाली साप्ताहिक प्रकाशन संवाद कौमुदी और फारसी दैनिक मिरातुल अखबार जैसे प्रकाशनों से उन्होंने जनता को आवाज दी और अपने सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक सुधारों को जन आंदोलन के रूप में परिणत किया। छुआछूत, जातिवाद जैसे समाज में व्याप्त मध्यकालीन अवधारणाओं से भारत को बाहर खींच लाने में राम मोहन राय जी टॉर्च बेयरर के रूप में काम किए थे। बंगदूत उनका अनूठा प्रकाशन था जो एक साथ बांग्ला, हिंदी और फारसी तीनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। राजनीति के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन रॉय को राजनीतिक चेतना का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में सुधार की पहली आवाज उठाई थी। उन्होंने उच्च पदों का भारतीयकरण की आवाज उठाते हुए ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि भारत में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो ताकि शासन में स्थानीय ज्ञान और दृष्टिकोण शामिल हो सके। आगे चलकर यही आवाज इतनी बुलंद हो गई कि ब्रिटिश सरकार को इंडियन सिविल सर्विसेज की व्यवस्था बनानी पड़ी। न्यायपालिकों को भी उन्होंने कार्यपालिका से अलग करने की मांग उठाई और यूरोपीय लोगों और भारतीय लोगों के लिए भी समान न्याय संहिता की आवाज बुलंद की। बंगाल के जमींदारों द्वारा किए जा रहे किसानों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी उन्होंने। जमींदारी प्रथा का विरोध दर्ज किया और किसानों के हितों की रक्षा के लिए जमीन के किराए को निश्चित करने की मांग की थी। कर सुधार के लिए वे कर मुक्त भूमि पर लगाए जाने वाले विभिन्न तरह के विशेष करों को समाप्त करने और भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम करने की भी वकालत की थी ताकि भारतीय वस्तुएं विदेशी बाजारों में सस्ते हों और उनकी मांग बढ़े। वे सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने विश्व बंधुत्व और राष्ट्रों के बीच सहयोग के विचार को भी बढ़ावा दिया था। उन्होंने स्पेनिश अमेरिका में संविधान शासन स्थापित करने के प्रयासों का भी समर्थन किया और वहां भी स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष हुआ। उन्होंने खुशी जाहिर की और जहां जहां ऐसे स्वतंत्रता संग्राम और न्याय के लिए संघर्ष हुए उन्होंने उन्हें मदद की। वे एक प्रखर विद्वान और साहित्यकार भी थे। उनके अखबार संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार और बंगदूत की बात तो हमने पहले भी कर दी है, जिनके माध्यम से वे जन आंदोलन चलाते थे। लेकिन इसके अलावा उनके कई साहित्यिक कृतियां हैं। तहफुतुल मवाहिदीन,
1803 में प्रकाशित उनकी पहली कृति थी, जिसका अर्थ है एकेश्वरवादियों को उपहार। यहीं से तो ब्रह्म समाज की नींव पड़ी थी। इसी से उन्होंने ब्रह्मो समाज की आगे की भी संरचना बनाई। इसमें उन्होंने सभी धर्मों के तर्कहीन अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की आलोचना करते हुए एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। उन्होंने अद्वैत यानी मोनोथेइज्म के विचार को सिद्ध करने के लिए वेदों और उपनिषदों का बंगाली और अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। परसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, उनकी पुस्तक 1820 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक संदेशों का पर जोर दिया, जबकि चमत्कारिक कहानियों को खारिज कर दिया था। बंगाली भाषा का पहला पूर्ण व्याकरण ग्रंथ गौंडीय व्याकरण का प्रकाशन भी उन्होंने ही किया था। बंगाली गद्य का उन्हें जनक माना जाता है। उन्होंने बंगाली भाषा को एक सरल और प्रभावी साहित्यिक रूप प्रदान किया, जिससे आम लोगों के ज्ञान और जागरूकता फैलाई जा सके। राजा की उपाधि तो उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। जब 1830 में सम्राट ने उन्हें अपनी पेंशन बढ़ाने की वकालत करने के लिए ब्रिटानिया सरकार के समक्ष भेजा था। 1831 में वो इंग्लैंड गए, जहां वे भारतीय समाज के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन 1833 में वहीं उनका निधन भी हो गया। उनके विचारों की छाया बाद के भारतीय महारत्नों जैसे विवेकानंद, टैगोर और गांधी पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज के विचार को एक दिशा दी, जिस दिशा में बाद में विवेकानंद ने आत्मबल जोड़ा, टैगोर ने संवेदना और स्पंदन जोड़ी, और गांधी ने तो इसे कर्म में परिणत कर दिया। तो राम मोहन राय ही वे बीज थे जिस पर आधुनिक भारत का वृक्ष खड़ा हुआ। राजा राम मोहन राय ने सिर्फ कुरीतियों को नहीं तोड़ा, उन्होंने सोचने की स्वतंत्रता दी, सिखाया कि सच्चा धर्म वह है जो मनुष्य को मुक्त करे, बांधे नहीं। वह तो चले गए, लेकिन भारत को एक नई आंख दे गए, जो अंधेरे में भी प्रकाश ढूंढती रहे। तो ये थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने मध्य युग के सभी सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक संस्कारों को आधुनिकता की तरफ मोड़ा था। भारत को एक नई राह दिखाई थी, जिसमें बाद के लोग भारत को और आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाए। राजा राम मोहन राय की कौन से विचार आपके दिल को छू गई, आपको झंकृत कर गई, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक तरफा भाषणबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो आपके विचार, आपके फीडबैक्स मिलेंगे तो मेरी प्रस्तुतियां और परिष्कृत होगी और मुझे ये लगेगा कि कोई तो सुन रहा है। आज के लिए इजाजत दीजिए मित्रों। अंतर यात्रा की अगली कड़ियों में हम तो मिलते ही रहते हैं। नमस्कार।